हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट मोलिलिटी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक नॉर्मलिटी पढ़ेंगे और कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए पहले हम मोलिलिटी को ही कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पहले लिखो यहाँ पर, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलिलिटी, स्मॉल एम से इसे डिनोट करते हैं, एंड मोल फ्रैक्शन काई से डिनोट करते हैं। देखो क्या होता है, ये जो होती है ना, ये होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट। ये होता है बराबर मोलिलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीपल 10⁻³ ये जो ना, ये रिलेशन आप याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होती है। तो इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन, सॉरी फॉर दैट, I2 इन बेंजीन इज 0.2, फाइंड मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। हमें क्या दिया है, पहले यहाँ पर गिवन लिखो। गिवन क्या है हमारे पास, ये जो है ना हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेंजीन, बेंजीन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है यहाँ पर, 0.2। फाइंड मोलिलिटी ऑफ सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल, देखो कुछ नहीं करना है हमें। देखो मोलिलिटी ऑफ सोल्यूशन करनी है ना हमें। देखो ये जो बेंजीन है ना, ये यहाँ पर है सोल्यूट, सबको पता है बेंजीन यहाँ पर क्या है, सोल्यूट है यहाँ पर। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ, हम जानते हैं ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो इसको किस तरह हम लिख सकते हैं, इक्वल टू, देखो कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो भी यहाँ पर है ना सोल्यूट, वह है 0.2, सबको पता है। अब देखो ये जो है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आप कहेंगे ये क्यों हमने लिखा, देखो पिछले वाले वीडियो में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन, सॉरी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये 1 के बारे में था, 1 के बराबर था, सॉरी। अब यहाँ पर निकलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो यहाँ पर आएगा ना, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट आएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। समझ में आ गई ना बात, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप करो, यहाँ पर सॉल्व 0.2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये भी है ना इसके बराबर 0.2, दैट इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8, दैट इज इक्वल टू 1/4। समझ में आ गई ना बात क्या। अब इन दोनों का रेशियो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 1/4 के बराबर आएगा। अब देखो आगे, ये तो हम जानते, देखो अब 1/4 किसके बराबर आएगा, अब इक्वल टू, अब यही फार्मूला को मैं आगे बढ़ाता हूँ, किसके बराबर है ये फार्मूला, ये फार्मूला किसके बराबर है, ऊपर ही मैंने लिखा है पहले ही यहाँ पर, ये होती है हमारे पास मोलिलिटी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं दिया हो तो उसे वाटर को मान लेना यहाँ पर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर का हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 18 मल्टीपल, क्या करना है 10⁻³ बहुत ही सिंपल, अब मोलिलिटी आ जाएगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करो इसको, 1/4, 1/4 यहाँ पर ये जो यहाँ पर है ना मल्टीपल में है, ये जब मतलब किस में जाएगा ना, LHS में जाएगा ना, तो ये इसके मतलब डिवाइड में होगा, जैसे यहाँ पर 1/18 मल्टीप्लाई 1/10⁻³ इक्वल टू मोलिलिटी। बहुत ही सिंपल है, इसको आप सॉल्व करेंगे। मोलिलिटी किसके बराबर आएगी, ये जब ऊपर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, इसे 10⁻³ डिवाइड बाई 4 × 18, बस इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इससे आपकी क्या आएगी, मोलिलिटी आएगी। आगे समझ में बात। हाँ अब देखो यहाँ पर एक और रिलेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको रिलेशन बिटवीन मोलिलिटी एंड डेंसिटी। देखो बहुत ही सिंपल एक फार्मूला है, उसको याद रखो। देखो मोलिलिटी किसके बराबर होती है, इक्वल टू मोलिलिटी, इसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पर याद रखा है, अभी ये याद रख सकती हो। मोलिलिटी इक्वल टू मोलिलिटी इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻³ इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट लिखना था मुझे, सोल्यूट। समझ में आ गई ना बात। हाँ अब ये यहाँ पर होगी हमारे पास एक कंप्लीट, क्या हमारे पास एक रिलेशन आ गई किसके बीच में,
मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच में ये एक रिलेशन आ गई। अब देखो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। दैट इज डेंसिटी ऑफ 2 मोलर CH3COOH इथेनोइक एसिड solution इज डेंसिटी क्या है इसकी 1.2 ग्राम पर एम एल सॉरी। फाइंड मोलैलिटी, इसकी हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे हम करेंगे इसको। देखो इसको सोल्यूशन क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है। क्या दिया हमारे पास, मोलैरिटी क्या दिया हमारे पास 2 मोलर, और क्या दिया डेंसिटी क्या है हमारे पास 1.2 ग्राम पर एम एल, ये हमारे पास ये है। इसकी क्या करनी है, हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल है। क्या मोलैलिटी किसके बराबर आएगी यहाँ पर, मोलैलिटी हमारे पास 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³ डेंसिटी 1.2 माइनस मोलैरिटी 2 × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट वो है CH3COOH। इसका जो है ना मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो 60 आएगा, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। हाँ, इनटू आप करेंगे यहाँ पर 60, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2 हर जगह आप कट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 2 जब आप हर जगह कट करेंगे यहाँ पर, सॉरी अभी मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल में करवाता हूँ यहाँ पर। अब देखो डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल दो। यहाँ पर 2 देखो किस तरह से 10⁻³ × 0.6 माइनस 60। अब यहाँ पर 2 कैंसिल कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर से इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा लास्ट में 2.08 मोलर आएगा इसका आंसर। समझ में आ गई ना बात। हाँ, अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, नॉर्मलिटी के ऊपर बढ़ते हैं। अब देखो नॉर्मलिटी को स्टार्ट करते हैं। वो देखो नॉर्मलिटी को भाई निकालने के लिए ना वो एन फैक्टर का निकालना ज़रूरी होता है। एन फैक्टर निकालना ज़रूरी आना चाहिए। देखो ये एक्चुअल में 11th का है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कि एन फैक्टर किस तरह निकालते क्या होता है, बस जानना ज़रूरी नहीं है, बस एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। अब देखो किस तरह निकालते, देखो एन फैक्टर ना एसिड का अलग होता है, बेसिस का अलग होता है और साल्ट्स का अलग होता है, बस एक्चुअल में 11th का है। हाँ, अब देखो किस तरह निकालते हैं एसिड का, बेसिस का और साल्ट्स का। देखो स्टार्ट करते हैं पहले से, एन फैक्टर ऑफ एसिड्स, एन फैक्टर ऑफ एसिड्स। देखो किस तरह निकालते हैं एन फैक्टर ऑफ एसिड्स का। फर्स्ट केस है यहाँ पर। अब देखो इनका क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड, वही होता है इसका एन फैक्टर, वही होता है इसका एन फैक्टर। मतलब देखो HCl अगर हमारे पास है ना HCl, इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक, तो इसका एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर क्या है इसके बराबर 1 के बराबर है ना, सिंपल बात। हम अगर हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो एन फैक्टर है वो 2 है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अगर हमारे पास है HNO3, तो इसमें एन फैक्टर कितना है 1। समझ में आ गई ना बात। अगर अब हमारे पास है H3PO4, बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखो इसी तरह से, तो इसमें क्या है एन फैक्टर 3, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 3 है। समझ में आ गई ना बात। हाँ, लेकिन भाई 2 एक्सेप्शन है, उनको याद रखो, H3PO3 एंड सेकंड इज H2PO2, इन दो को याद रखो। देखो ये एक एक्चुअली एक्सेप्शन है इसका, इसमें हाइड्रोजन से नहीं आता। देखो इसका जो है ना एन फैक्टर, वही एन फैक्टर इसका 2 है, और इसका जो एन फैक्टर है ना वो किसके बराबर आता है, वो आता है 1 के बराबर। हालांकि यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन एन फैक्टर 1 ही है, बस ये एक्चुअल में एक्सेप्शन है, ये दो याद रखो, है ना। समझ में आ गई ना बात। बस सिंपल यही है भाई, हाइड्रोजन में बस, एसिड में बस इतना ही, बस हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, आपका एन फैक्टर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल से। अब चलिए अब हम बेसिस का निकालते हैं, एन फैक्टर ऑफ बेसिस। अब देखो बेसिस का किस तरह निकालते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। एन फैक्टर ऑफ बेसिस निकाल, एन फैक्टर ऑफ बेस कैसे निकाल, बहुत ही सिंपल। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ OH आयन्स, नंबर ऑफ OH वो होता है इसका एन फैक्टर, बहुत ही सिंपल ये भी है। अब ये भी सिंपल है। अब देखो अगर मेरे पास है NaOH, तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा, सिंपल, OH एक ही है तो 1 है ना, ये भी। सेकंड BaOH होल ट्वाइस, तो इसका एन फैक्टर सीधे 2 के बराबर है, क्योंकि OH 2 है यहाँ पर। समझ में आ गई ना बात। हाँ, अगर यहाँ पर AlOH होल थ्राइस, तो इसका एन फैक्टर 3 के बराबर आएगा, यहाँ पर OH 3 है। समझ में आ गई ना ये भी बात।
अब देखो अगर हमारे पास होगा MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एन फैक्टर 2 के बराबर आएगा। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या भी याद रखना, KOH का क्या आएगा, इसका एन फैक्टर भी 1 आएगा, है ना सिंपल। अब देखो सॉल्ट्स का थोड़ा मुश्किल है निकालना, सॉल्ट्स का थोड़ा भी मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है एक्चुअल में, बस थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे, अगर आपको आयन्स नहीं आता होगा ना आयन्स के बारे में, तो ये मुश्किल है देना। कैसे देखो आयन्स, देखो किस तरह एक मॉलिक्यूल टूटता है वो आपको आना चाहिए। देखो एन फैक्टर किस तरह निकालते हैं हम सॉल्ट्स का, देखो एन फैक्टर ऑफ साल्ट्स देखो किस तरह निकालते हैं। इसमें क्या होता है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बस सिंपल निकालना, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको निकालना है। ये क्या होता है, यही होता है, इसके पॉजिटिव निकालो और नेगेटिव, ये होता है इसका एन फैक्टर। अब कैसे होता है देखो सिंपल से आपको समझा। देखो अगर मेरे पास है NaCl, ये किस तरह टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। अब देखो कोई भी आप ले लो, देखो बेटा यहाँ पर सोडियम कितने, सोडियम पे कितना चार्ज है, एक ही है, और ये कितने भी है, और ये 1 ही है, तो इसका एन फैक्टर सीधे 1 आएगा। चाहे क्लोरीन भी ले लो, देखो इस पर चार्ज एक ही है और यहाँ पर एक ही है, सिंपल। ये भी देखो अगर मेरे पास, देखो यहाँ पर आपको समझाता हूँ, BaSO4, तो ये किस तरह टूटता है, Ba+2 प्लस SO4-2, ये आपको आना ही चाहिए पहले से ही, तभी इसको मतलब आप इजीली कर सकते हो। Ba+2 SO4 2 नेगेटिव। अब देखो कोई भी एक ले लो, चलो मैं ये एक लेता हूँ, देखो इसमें कितना चार्ज है 2, तो एन फैक्टर सीधे 2, बहुत ही ईजी है ये भी। अब देखो मैंने आप लिखा AlCl3, तो किस तरह टूटेगा, Al+3 Cl नेगेटिव। अब देखो क्लोरीन कितने यहाँ पर 3, बैलेंस भी करना आना चाहिए, कोई भी एक ले लो, जैसे ये ले लो, इसमें एन फैक्टर सीधे 3, क्योंकि 3 अपोज चार्ज इसका। अब देखो अगर ये ले सकते हैं, इससे भी आ सकता है, देखो इस पे पर चार्ज 1 है, कितने ये 3, ये भी एन फैक्टर 3 आएगा। समझ आएगी ना बात, बहुत ही सिंपल है। ऐसे एक और लेता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, Al2SO4 होल थ्राइस। अब देखो इसको किस तरह आएगा, Al+3 सिंपल है, प्लस SO4-2। अब देखो SO4 कितने, 3 यहाँ पर, अब Al कितने यहाँ पर 2, है ना सिंपल। अब कोई भी एक ले लो, जैसे मैं ये लेता हूँ, तो इसमें क्या है, चार्ज कितना है 3, ये कितने एटम्स है 2, 2 × 3 6, एन फैक्टर 6 के बराबर आएगा, है ना सिंपल। जैसे अगर हमारे पास होगा इस तरह से KCl मैंने लिखा, बहुत ही सिंपल, इसका ये K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसका एन फैक्टर सीधे 1 के बराबर आएगा। बस आपको ना भाई ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल किस तरह मतलब ब्रेक होता है। अगर आपको ये पता चल गया ना भाई, आप इजीली से ना बहुत ही सिंपल से आप एन फैक्टर निकाल सकते हो। समझ में आ गई ना बात। अब देखो अब स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना अबाउट नॉर्मेलिटी के बारे में। अब देखो अब हम आ गए नॉर्मेलिटी के ऊपर, हमने एन फैक्टर क्यों पढ़ा अभी आपको वो भी समझ में आ गया। देखो सबसे पहले कुछ टर्म्स आप याद रखो, क्या है वो टर्म, जैसे इक्विवेलेंट मास से बराबर होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी भी आपको मॉलिक्यूल का आपका मोलर मास, सॉरी इक्विवेलेंट मास निकालना है, उसके मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करो। एन फैक्टर अभी समझा क्या होता है, एन फैक्टर से डिवाइड करो, है ना सिंपल सी बात। आप देखो सेकंड चीज, ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये एक चीज होगी यहाँ पर। अब सेकंड यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट मास किसके क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, यही मतलब इससे आपको डिवाइड करना है इसको। समझ में आ गई बात, क्या होता है इक्विवेलेंट मास, क्या होता है इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। अब देखो अब हम सीखते हैं डेफिनेशन ऑफ किसकी, नॉर्मेलिटी की। अब देखो अब लिखो आप डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in 1 liter of solution। समझ में आ गई ना बात, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में, उसको इसकी नॉर्मेलिटी कहते हैं। अगर आपको सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी डिफाइन करनी है बहुत ही सिंपल है,
कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, वो होती है उसकी नॉर्मेलिटी। समझ में आ गई ना बात? नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अब देखो इसकी फॉर्मूला हम लिखते हैं। नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करते हैं, इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें? लीटर में। यदि अगर सोल्यूशन अगर हमारे पास अब किस में होगा? ml में होगा, यहाँ पर मैं वो भी लिख देता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर यहाँ पर होगा ml में तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आप 10⁻³ से। समझ में आ गई ना बात? अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर लिखो आप, दैट इज यूनिट जो होता है ना, यूनिट ऑफ किसका? नॉर्मेलिटी का। वो किसके बराबर होता है? वो होता है हमारे पास एन से डिनोट करते हैं, वो होता है नॉर्मल, नॉर्मल होता है। और होता है हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ में आ गई ना बात? नॉर्मल होता है या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये कैसे इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझेंगे। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब देखो क्या होती है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब देखो क्या होता है हमारे पास जो भी ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना, क्या होता है हमारे पास? ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। समझ में आ गई ना बात? ये होती है हमारे पास एक फॉर्मूला, ये आप याद रखो। कैसे आता है ज़रूरत नहीं, बस याद रखने की इस वक्त ज़रूरत है हमारे पास। अब देखो बहुत ही सिंपल से ये भी एक बात होगी यहाँ पर। नॉर्मलिटी होती है ना, बहुत ही मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये जो ना रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके साथ आप याद रखो, ये भी ये ज़रूरत लगती है, लेकिन ये भी ज़रूरत बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ पर आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पर है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है हमारे पास मोलरिटी और ये है हमारे पास एन फैक्टर, एन फैक्टर। अब देखो अब आपको भाई साहब बहुत ही सिंपल, अगर आपको एन फैक्टर निकालना आ गया ना, मोलरिटी तो आप पहले से ही निकालना सीख गए। बहुत सिंपल है भाई, एन फैक्टर को मोलरिटी से आप मल्टीप्लाई करो, आपकी नॉर्मेलिटी आ गई। इसलिए मैंने यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको एन फैक्टर निकालना सिखाया है। बहुत ही सिंपल है, एन फैक्टर निकालो, उसकी उसकी मोलरिटी भी निकालो, आप क्या करो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब ये क्या, ये एक ग्राम इक्विवेलेंट की फार्मूला होती है। ग्राम इक्विवेलेंट कभी भी निकालो तो मोल को मल्टीप्लाई करो किससे? एन फैक्टर से। समझ में आ गई ना बात? उससे आपका क्या आ जाएगा? देखो बहुत ही सिंपल, मोल निकालना है, मोल निकालना तो आपको सीख गई पहले से ही, आपको आता है मोल निकालना। बस उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, आपका ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? कितनी मतलब प्यारी फॉर्मूला है ये, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, और आप नॉर्मेलिटी भी इजी से निकाल पाओगे। बस मुझे लगता है भाई ये तो नॉर्मेलिटी में ना, ये जो हमने कवर किया ना, ये बहुत सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है, ये मेजर पार्ट ही होता है भाई नॉर्मेलिटी का। बस नॉर्मेलिटी में कुछ और नहीं, ज़्यादा भी नहीं है, बस मुझे ये बहुत ही काफ़ी है, नॉर्मेलिटी पे भी ये बहुत काफ़ी है। अब बचा क्या है? बस नॉर्मेलिटी के ऊपर बचे हैं बस कुछ क्वेश्चंस, और मतलब लगता है कंसंट्रेशन टर्म्स उससे खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। पीपीएम एंड पीपीबी। अब देखो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, और आपको पीपीएम के बारे में बताते हैं। पीपीएम क्या होता है? इट इज़ मास, इट इज़ मास प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसकी फार्मूला क्या है? पीपीएम, बस सिंपल फार्मूला याद रखना, ज़्यादा भी इसमें कुछ नहीं है। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीपल 10⁶। ये इसका अब देखो अगर पीपीबी की बात करी जाए, पीपीबी पार्ट पर बिलियन, ये पार्ट पर मिलियन। इट इज मास प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 10⁶ होता है 1 मिलियन, 10⁹ होता है 1 बिलियन। समझ आएगी ना बात? अब पीपीबी, पीपीबी इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁹ ये हो गया हमारे पास इसकी फॉर्म।
अब देखो एक और रिलेशन, आपको एक रिलेशन बताता हूँ पीपीएम और पीपीबी के बारे में। देखो ये जो पीपीबी पार्ट पर बिलियन होता है हमारे पास, होता है पीपीएम पार्ट पर मिलियन मल्टीप्लाई 10⁻³ ये इनके बीच में हो गई हमारे पास रिलेशन। समझ में आ गई ना बात? अब देखो इसके बारे में और इसके बारे में एक और मतलब एक पॉइंट अब याद रखना। देखो अगर हमारे पास देखो एक कंटेनर है ना, देखो इस कंटेनर में मैंने मान लिया, देखो मेरे पास है 10 kg, मैंने जस्ट सपोज मान लिया 10 kg सॉल्वेंट है। कितना है? 10 kg का सॉल्वेंट है। अगर मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल मैंने मान लिया 0.1 ग्राम इसमें मिला दिया, समझ में आ गई ना बात? 0.1 ग्राम मिला दिया, तो मतलब मुझे लगता है भाई देखो इसमें कितना वेट इंक्रीज होगा, 0.1, ये एक निग्लेजिबल है क्वांटिटी है 10 kg के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गई ना बात? देखो ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, ये सोल्यूशन बन गया। देखो अब मेरा कहने का मतलब ये जो जो सोल्यूशन जो है ना, सोल्यूशन का जो मास है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोल्यूशन का जो मास है ना, वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके? सॉल्वेंट का, जो पहले ही है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट के मास से। समझ में आ गई ना बात? तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, इसमें बहुत सिंपल मतलब छोटी क्वांटिटी इसमें ऐड हो गई है ना। तो आप यहाँ पर ना इसकी जगह आप मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप मास ऑफ सॉल्वेंट भी रख सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? इसलिए यहाँ पर भी आप ये रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मुझे लगता है ये वीडियो भी अच्छी हो गई। इससे हमने ना आई थिंक मैंने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स कवर की है, मतलब कुछ आधी बच गई जैसे जैसे होती है फॉर्मेलिटी, वो कुछ नहीं है, ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है वो। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।